नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक खास मुलाकात। हमारे साथ आज मौजूद हैं राज ठाकुर साहब, जो वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है, आम आदमी पार्टी वर्तमान में क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या वाकई में अब जो है आंदोलन करने वाली है, कुछ बड़ा करने वाली है, क्या विस्फोटक करने वाली है। आज का इंटरव्यू आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यदि आप आम आदमी पार्टी के प्रशंसक हैं या आम आदमी पार्टी को आप देखना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में यदि आएगी तो किन मुद्दों पर काम करेगी, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले राज ठाकुर साहब, आपका एटीवी न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एटीवी चैनल का। मुझे बड़ी खुशी है कि आप आज हिमाचल में आए हैं। आपका जी आया वेलकम, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है जी, आम आदमी पार्टी हिमाचल में कहां पर है? सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पहले पहुंचती है जहां कांग्रेस होती है। सबसे पहले दिल्ली में आई, शुरुआत की तो वहां भी कांग्रेस थी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया और उसके बाद में दिल्ली में आपने शासन किया। आप पंजाब पहुंची तो पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया, वहां भी समाप्त कर दिया। आम आदमी पार्टी गुजरात में पहुंचती है और गुजरात में कांग्रेस का जो वजूद था वो भी उखाड़ आप फेंकते हैं। उसके बाद में आप वहां पर भी स्थापित हो जाते हैं और राष्ट्रीय पार्टी आप बन जाते हैं बहुत ही कम समय में। तमाम पार्टियां हैं, कुछ पार्टियों को तो 20 साल लग गया, कुछ पार्टियों को 30 साल लग गया, लेकिन आपने 10 सालों में ही उन दो राज्यों में, ठीक वैसे ही कांग्रेस के 100 साल के समकक्ष आप पहुंच गए। वो भी दो राज्यों में हैं और आप 10 सालों में भी दो राज्यों में। कैसा महसूस होता है? सबसे पहला तो सवाल यह है, और दूसरा, आप हिमाचल में कहां पर हैं? क्या वाकई में अब कांग्रेस आ गई है, अब आप जो है तेजी लाएंगे? क्योंकि कांग्रेस के पीछे ही आप पड़ते हैं, हमेशा आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं आपके ऊपर। जी जी सर, देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो, अगर आप ये मान के चलो कि संगठन जो भी है ना वो हमारे पास है। संगठन थोड़ा लॉजिकली नाराज था आशीष नेतृत्व से, क्योंकि पार्टी ने टाइमली संगठन को कवर नहीं किया। और ये भी एक बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश का जो भी संगठन है वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में गया भी कहीं नहीं है। कि अगर आप समझें कि आम आदमी पार्टी से निकल कोई कांग्रेस में चला गया या बीजेपी में चला गया, नहीं, वो आज भी अपने जर्नैल श्री अरविंद केजरीवाल जी की हुक्म की साथ पायबंद तरीके से खड़ा है। जैसे ही अब दिल्ली से हमारे प्रभारी रघुराज गोविंद जी हिमाचल आते हैं, उनके साथ हमारे सह प्रभारी विजय फुलारा जी आते हैं, और आज हम हिमाचल के अंदर पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ हिमाचल के अंदर संगठन खड़ा करके हम आने वाले टाइम में बिल्कुल जहां से अपनी सरकार बनाएंगे 2027 में। और जो हमारा संगठन है क्रांतिकारी संगठन है, जो क्रांतिकारी लोग हैं वो निडर लोग होते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में मैक्सिमम नेता, हमारे मैक्सिमम कार्यकर्ता क्रांतिकारी हैं। हम पर बहुत दबाव बनाया जाता है इलेक्शन के टाइम कि आए, कोई कहता है मेरे बीजेपी ज्वाइन करो, कोई कहता है कांग्रेस ज्वाइन करो। लेकिन मेरे को ये बात आपको बताते हुए और आपके चैनल के माध्यम से खुशी होती है कि हिमाचल में जितना भी हमारा कर्मठ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ है वो आज तक किसी भी अन्य पार्टी में नहीं गया है, और आम आदमी पार्टी के आशीष नेतृत्व की आदेश का पालन कर रहा है। उनके हुक्मों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर बहुत सुजतित और बड़ी ही जिद्दोजहद के साथ और पूरी ताकत के साथ इन दोनों पार्टियों के साथ लड़ेगी। जी, आम आदमी पार्टी जब हिमाचल में चुनाव लड़ती है तो 3.31% वोट मिलता है, जो शायद अभी तक की तमाम जो पार्टियां जो तीसरे विकल्प के रूप में आई उनको शायद 1% से भी कम वोट मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा, हालांकि मेहनत कम रही, या कहीं ना कहीं जो है इनको जो असफलता हाथ लगी है उसमें नेताओं का हाथ रहा, शीर्ष नेतृत्व का हाथ रहा, या स्थानीय स्तर पर इनका जुड़ाव कम था, यहाँ पर टीम कम थी। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आप कैसे अचानक से जुड़ पाएंगे? क्या आप लोगों को जोड़ पाएंगे? क्या यूथ को कहां पर देखते हैं, महिलाओं को कहां पर आप देखते हैं? क्योंकि इन दोनों की वजह से ही आप आए हैं। यूथ आपको आगे देखना चाह रहा था, महिलाएं आपको जो है ज्यादा सपोर्ट करती हैं हर राज्य में। जी, सबसे पहले मैं सर हिमाचल प्रदेश के यूथ की बात करूंगा।
आज हिमाचल प्रदेश का जो यूथ है वो नशे की ओर अग्रसर है, नशे की तरफ जा रहा है। उसके जो कारण है, समय की जो सरकारें हैं, आप मान के चलो बीजेपी 100-125 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस लगभग 150 साल पुरानी पार्टी है। और आपको जब भी मालूम होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी अगर 3% वोट लेती है हिमाचल के अंदर, और ये भी पता होना चाहिए कि यूपी के अंदर इतना बड़ा राज्य रहा है, कितनी मशक्कत की है बीजेपी ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जिसके पीछे एक लॉजिकल आरएसएस का संगठन था। हमारे पास तो ऐसी कोई भी मतलब पीछे से सपोर्ट नहीं थी, फिर भी हमारे जहां भी कार्यकर्ता जाते हैं, आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है वहां अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करती है और अच्छा कर रही है। अब यूथ ने इन दोनों पार्टियों को, हिमाचल प्रदेश का जो यूथ है, उन्होंने बारी बारी कांग्रेस को भी देख लिया और बीजेपी को भी देख लिया। किसी ने किसी को कोई नौकरी नहीं दी, बेरोजगारी इतनी है। अगर आज यूथ नशे की तरफ जा रहा है तो ये दोनों सरकार हिमाचल में जिम्मेवार है। यूथ का नशे की ओर जाना स्वाभाविक है, उसके निजी कारण है। हमारे जहां हिमाचल के अंदर एक तो रोजगार नहीं है, अगर रोजगार पैदा होते हैं वो सरमाएदार लोगों के लिए पैदा हो गए हैं, आम लोगों के लिए नहीं है। आपको मैं छोटा उदाहरण देता हूं, हमारे जहां पे एक माइनिंग है, माइनिंग होती है, वो माइनिंग के लिए बड़े सरमाएदारों ने सरकारों के साथ अपनी हिस्सेदारी, मिली भगती, पंजाबी में कहते हैं घे और खिचड़ी की तरह अपने रिश्ते बनाए हुए हैं और खड्डों के अंदर बड़ी पोकलने, बड़े टिप्पर उतार कर माइनिंग कर रही हैं। हमारा एक व्यक्तिगत तौर से मानना था कि ये जो खड्डों के अंदर टिप्परों से अवैध बड़ी मशीनरियों से माइनिंग हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए थी। हमारे यूथ जहां पे कोई ट्रैक्टर डाल रखा है, ट्राली डोल रखी है अपने रोजगार के लिए, वो अपने घर में बेला बैठा है, उससे किस्तें नहीं भरी जा रही है। कोई ऐसा सिस्टम होता कि स्वां की मेन नदी से ट्रैक्टर उस खनन को लाता और सड़क के किनारे, चाहे किसी ठेकेदार का या सरकारी गोडाउन होता, वहां तक खड से ट्रैक्टर लेके आता। ऐसा करने से हजारों लाखों यूथ, हमने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलना था। अगर यूथ आज एक ट्राली रेते की उठाने जाता है तो उसको ऊपर पर्चा हो जाता है। ऐसी निकम्मी सरकारें हैं, लेकिन खुद जो चोरों के साथ रल के पूरे हिमाचल को उन्होंने बर्बाद कर दिया, जिसका नतीजा आज आपने देखा है कि आज लैंडस्लाइडिंग जो हिमाचल प्रदेश है 1 नंबर में आ चुका है। एक तो सवाल ये उठता है कि जब भी विपक्ष के अंदर जब कोई पार्टी होती है तो उनको बालू माफिया, शिक्षा माफिया, खनन माफिया, तमाम माफिया दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं राज साहब, कमाल की बात होती है कि वो आय के स्रोत उनके लिए हो जाते हैं, फिर वो आवाज नहीं उनके खिलाफ उठाते हैं। मतलब जब तक विपक्ष में रहेंगे तब तक तो हम चिल्लाएंगे, तब तक तो हमको बालू माफिया, खनन माफिया सारा कुछ दिखते हैं, लकड़ी माफिया की भाई कटान हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम सत्ता में आते हैं, हो क्या जाता है अचानक से इस चीज को लेकर के, कैसे मतलब ये जादूगरी है, कमाल का करिश्मा है कि उनके लिए आय के स्रोत हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में भाजपा कांग्रेस से लोग पीड़ित हैं या उनके जो मुद्दे हैं, क्योंकि भाजपा यदि विपक्ष में है, कांग्रेस यदि विपक्ष में है, तो विरोध तो दोनों एक दूसरे का करते हैं। आम आदमी पार्टी नया क्या करने वाली है? क्या ऐसा विकल्प देने वाली है? कैसे जनता का विश्वास जीतेगी? क्योंकि यही तो हर बार होता है। जी देखिए सर, हमारा एक उदाहरण है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने शिक्षा के ऊपर खूब काम किया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जहां फर्स्ट टाइम हमारे नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम दिल्ली के बने, तो उन्होंने बोला था कि दिल्ली के अंदर हम कैमरे लगाएंगे। तो बीजेपी क्या कहती थी, ये झूठ बोल रहा है, कैमरे नहीं लगेंगे। तो उन्होंने कैमरे लगाएंगे। आप तो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उन कैमरों से क्या हुआ? क्राइम कम हुआ, क्राइम करने वाले लोग पकड़े गए। तो हमने उनसे एक्स्ट्रा किया, एजुकेशन में हमने लोगों ने उनसे एक्स्ट्रा किया। बसों के किराए के लिए बात की है दिल्ली में, तो हमने माफ किया। पंजाब में सरकार बनी है, 300 यूनिट बिजली बैठते समय माफ की गई। पंजाब में हमारी एक शर्त नहीं थी कि हम एक एमएलए एक पेंशन करेंगे। भगवंत मान साहब बैठे, उन्होंने एक एमएलए एक पेंशन की। उन्होंने कहा एक 52 साल जॉब करने वाला एक पेंशन लेता है। ये 5 साल अपनी ड्यूटी करके फिर 5 साल ड्यूटी करते हैं, 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं। तो हम उनसे लगी तो कर रहे हैं, हम यूथ को भी कह रहे हैं, हम यूथ के लिए लगी तो सोच रही है। अगर माइनिंग के ऊपर मैं यही तो कह रहा हूं, अगर हिमाचल के अंदर कल को माइनिंग करनी पड़ती है तो उसके 2 तो उदाहरण रहेंगे ना जी। माइनिंग कोई भी चीज है, जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है, उसकी किसी भी चीज की प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो रुकती नहीं है, लेकिन उसको लीगल करने का तरीका भी तो होना चाहिए। एक टिप्पर 50 ट्राली का माल ले जा रहा है,
अगर वो 50 ट्राली में से 25 बंदे को हम दे दें कि जो 25 ट्राली तुम लेके आओगे नदी से निकाल के, जहां किनारों में फेंकेंगे, एक तो वहां पोकलें से नुकसान नहीं होगा, उसका चीरहरण बलात्कार नहीं होगा उस नदी का, और दूसरा कल को वहां बड़े खड्डे डलने से जो लोगों की कैचुअलिटियां मौतें होती हैं वो नहीं होनी है। ठीक है ना जी। हमारे पास सरकारी जो लोगों को देने के लिए नहीं है, प्राइवेट काम हम यूथ को करने नहीं दे रहे हैं, तो यूथ नशे की तरफ ही जाएगा। किधर जाएगा? जा फिर वो आतंकवादी बनेगा। देखो मेरी बात सुनो, जीवन है, उसने भी गुजारा करना है। और एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, मेरे को, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, अगर मैं 80,000 रुपया सैलरी ले रहा हूं, किसी भी विभाग में हूं, तो मैं स्ट्राइक करने बैठ जाता हूं। अरे जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी तो गुजारा कर रहा ना। मेरे को ये भी बात समझनी चाहिए। लीडर है, इनके लिए हर चीज फैसिलिटी फ्री है, फ्री की है। अगर लोग फ्री लेने की बात करते हैं तो कहते हैं हराम का है। तो ये जनता जब लीडर चुनती है तो सबको फ्री का लेते हैं, तो वो तो वहां हराम का हुआ ना जी। इन चीजों को समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की यदि बात हम करें तो इन्होंने शुरुआत से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ जो है मुद्दे बनाए, बात रखी। लोकपाल की बात जब की जाती है, कितना सहमत हैं कि लोकपाल से बहुत दूर हैं आप? यदि आज भी लोकपाल की बात करे आम आदमी पार्टी, लोकपाल के रास्ते पर चले, तो जो एक बड़ा लंबा सफर है, आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचना चाह रहे हैं, तो क्या रास्ता लंबा होने के बजाय छोटा नहीं हो जाएगा? क्या वाकई में लोकपाल एक बड़ा आंदोलन आज नहीं हो सकता है? क्या उस रास्ते पर एक बार फिर से नहीं लौटना चाहिए आपको? क्योंकि आपकी पहचान तो लोकपाल से ही थी। लोकपाल से डर क्यों है? डरेंगे सरकार के लोग या सरकारी सिस्टम के लोग जो भ्रष्ट होंगे, करप्ट होंगे। उसी चीज को लेकर के तो लोकपाल की बातचीत हो रही थी, वकालत हो रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ? भले ही आप राज्य स्तर पर नहीं लाते, लेकिन कम से कम जनता के मन में एक विश्वास तो आप जगा सकते थे कि लोकपाल पर हम बातचीत करना चाहते हैं। जी जी, बहुत ही शर्मा जी, पंडित जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है लोकपाल का। लोकपाल बिल और अन्ना आंदोलन एक मूवमेंट थी, जिस मूवमेंट से जो पार्टी निकली है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो हमारी सरकार थी, उसके पास पूरी पावर तो नहीं थी, ये तो आपको भी पता है। वो एक नाम की सरकार थी, जो वो करना चाहते थे वहां तक नहीं कर पाते थे, क्योंकि सेंटर सरकार थी, एमसीडी सरकार थी, ये सारा जो ऊपर दबाव था। देखिए मेरी बात सुनिए, एक सीधी बात मैं आपको बताता हूं, आप मेरे से ऊपर है, मैं नीचे काम करना चाहता हूं, लेकिन एक पैरामीटर, एक जो कागजी वर्क है, वो तो हम लोगों ने आपस में करना ना। चलो लोकपाल के लिए हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं, जो हम लोकपाल के लिए हम अगर बोलते थे तो जो मौके की परेड ऊपर सरकार थी, अगर उसकी मंशा साथ में बराबर खड़े होकर हो जाती कि जो लोकपाल जरूरी है, देश हित के लिए है, तो क्या लोकपाल पास ना होता? ठीक है, जो मनसा पर आप सवाल उठा रहे हैं, भारत के अंदर एक नैरेटिव सेट हो गया है कि देखिए जी, जो हिंदू है, असली हिंदू है, हिंदू और फिर असली हिंदू, वो भाजपा को वोट जरूर करेगा। जो जागा हुआ हिंदू है वो भाजपा को वोट जरूर करेगा। यदि नहीं करता है तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। इस तरह का एक नैरेटिव, एक तरह की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो चल रही है। आप देख रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से मीडिया मैनेज हो रही है, किस तरह से लगातार मुद्दों को दबाया जा रहा है, किस तरह से जैसे जब हम बात करें कि चुनाव आते हैं तो उस समय बहुत बयान आते हैं, पार्टियों की तरफ से दबा दिए जाते हैं कुछ बयान, उनको बाहर नहीं आने दिया जाता है। ऐसे में आपको लगता है कि आप एक लड़ाई जीत पाएंगे? क्योंकि आपकी पार्टी ना तो जातिवाद कर रही है कुछ, ना तो आप दलितों के नाम पर वोट मांग रहे हो, ना तो आप मुस्लिमों के नाम पर वोट मांग रहे हो, ना तो आप हिंदुओं के नाम पर वोट मांग रहे हो। लेकिन 78 साल की सच्चाई तो यही है हमारे भारत की कि हमने जातियों के नाम पर ही वोट हमें मिलेगा। जातियों को पसंद भी बहुत ज्यादा आता है, ये तो सच्चाई है। इसको भले ही हम कैमरे पर या बोलें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब चीजें मनगढ़ंत हैं, ऐसा संविधान नहीं कहता है, गैर संवैधानिक है, इस तरह से यदि हम कहें तो कह सकते हैं, मन को संतोष हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि आप यदि जातिवाद और बिना धर्म को टच किए हुए, बिना छुए हुए आप भाजपा के आगे जा पाएंगे? भाजपा के सामने एक बड़ी लकीर आप खींचने में कामयाब होंगे? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, एक ये देश किसका है? सभी का है। इस देश को आजादी किसने दिलाई है? अकेले हिंदू ने दिलवाई थी? सभी थी दिलवाई थी। उसमें हिंदू भी था, उसमें सिख भी था, उसमें ईसाई भी था, उसमें मुसलमान भी था।
में लड़ाया किसने है? जे हिंदू सिख वाला, जब हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा कहां से हुआ? 2014 से शुरू हुआ। उससे पहले भी तो हम उनसे परिवार की तरह रहते थे। इस देश में ही रह रहे हैं ना। जंगल में अकेले पेड़ की कोई वैल्यू नहीं होती, ज्यादा पेड़ होंगे तो जंगल की शान होती है। ये देश, ये नदियां, ये पहाड़, ये दरिया, ये हमारी एक संस्कृति है। अब एक जंगल में एक ही किस्म के पेड़ क्यों हैं, ये समझने की जरूरत है। अगर भगत सिंह जी ये बात सोच लेते कि हम तो आजादी हिंदुओं को दिलवाएंगे, जब सिखों को दिलवाएंगे, हिंदुओं को नहीं दिलवाएंगे, तो देश आजाद होता था? होता? कभी नहीं होता। हमारी जो पार्टी है, हमारी जो सोच है, हमारी सोच सरदार भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकरवादी सोच है। हम उस सोच के साथ चले हैं। हमें नहीं चाहिए हिंदू सिख मुसलमान, ये चीजें हमने नहीं करनी है। अगर देश की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं तो किसने दी हैं? बंगाल और पंजाब ने दी है। तो आज पंजाब क्या सहन कर रहा है? और एक आज तक सरकारों का देता रहा कि अगर सेंटर में सरकार बीजेपी की हुई तो पंजाब में सरकार अपोजिट होती है। आप इसका इतिहास निकाल के देख लो, वो कभी झुकते नहीं है, दबते नहीं है। हम पंजाब टच एरिया है, पंजाबी लोग हैं। हमें बाद में 71 में से पहले बांटा गया, जैसे भी अलग सूबा बन गया, ये चीजें होगी, हम निकले हुए पंजाब का हिस्सा है, हम पंजाबी लोग हैं। सो मैं जहां तक स्वाभाविक समझता हूं कि देखिए, ये देश के लोगों ने, जूथ ने, आज जो जूथ, मेरे को ये बताइए कि अगर बीजेपी वाले हिंदू हिंदू लेके नाच रहे हैं तो जूथ, हिंदुओं का जूथ जो नशे में धकेला जा रहा है, तो उसको रोक क्यों नहीं लेते? जूथ को भी तो ये बात समझनी चाहिए ना। जे हिंदूवादी सोच के सहारे और हमारे देश के झंडे के, हमारे तिरंगे झंडे के सहारे और पाकिस्तान को गालियां देकर मुसलमान को लड़वा के ही तो कांग्रेस सरकार बनाती है। इन्होंने इस चीज को डेवलप करने के लिए 50 साल 60 साल लगाए हैं। हमने भाईचारक तौर से सभी को साथ लेके, गांधीवादी सोच को लेके, भगत सिंह जी की सोच को लेके, अंबेडकरवादी सोच को लेकर एक वो पार्टी जो आई, सत्ता में आई, दिल्ली में आई, सत्ता में आई, आज वो दिल्ली में 10 साल राज करने के बाद विपक्ष में है। पंजाब में हमारी सरकार है, गुजरात में हमारे एमएलए है, गोवा में हमारे एमएलए है, जे&के के अंदर हमारा एमएलए है महराज मलिक। वो अकेला ही शेर वहां दहाड़ रहा है, लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे सांसद भी है, हमारे एमसी भी है, हमारे पार्षद भी है। तो कहने का मतलब यह है कि इन लोगों ने गलत राजनीति की, इनको 50 साल लगे देश के लिए आगे बढ़ने के लिए, अपने को सर्वाइव करने में बीजेपी को 60 साल लगे। तो हमने वो भाईचारे को साथ लिया, तो 10 साल में हमने नेशनल पार्टी को अपने आप को अचीवमेंट किया है। हमारा अपना मानना है। हमारे साहब कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी एक ही कहते हैं, इंसान से हो इंसान का भाईचारा, यही है संदेश हमारा। खून तो एक है ना। जब एक हिंदू भाई को चोट लग जाती है, किसी हॉस्पिटल में जाता है, उसको जब ब्लड चढ़ता है तो वो डॉक्टर को पूछता है कि सिख का है या मुसलमान का है या ईसाई का है। आप लोगों ने कभी ऐसा सवाल देखा कि अभी किसी ने पूछा है? उस समय बीजेपी के जो अंधभक्त है, अगर इसको किसी को चोट लग गई या तो आप किसी डॉक्टर को खून चढ़ा रहा है तो वो उसको पूछता है, यार मैंने पहले ये टेस्ट करना है कि ये मुसलमान का खून ना हो, बढ़ रहा हो। फांसी के रस्से भी हमने इकट्ठे चूमे थे, लड़ाइयां भी इकट्ठी लड़ी हैं, इकट्ठे ही रहेंगे। हाँ, कुछ मतभेद है, वो मतभेद मैं आने वाली पीढ़ी को, चाहे वो मुस्लिम पीढ़ी है, चाहे सिख पीढ़ी है, चाहे ईसाई पीढ़ी है, चाहे हिंदू पीढ़ी है, उनके आपके चैनल के सामने उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाई, ये पार्टियां हमें लड़वाती हैं, खुद नहीं लड़ती है। रात को ये इकट्ठे हैं, हम दिन को लड़ रहे हैं इनके लिए। ये लड़ना छोड़ दो, अपना भाईचारा कायम रखो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जी। दलितों का और महिलाओं का जो दर्द है, वो ना तो राज ठाकुर बन के समझा जा सकता है और ना ही केशव पंडित। दलित का दर्द शायद दलित बनकर के ही समझा जा सकता है और महिलाओं का दर्द महिला बनकर के ही समझा जा सकता है। सदियों से बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, जो कुरीतियां थीं, वो लगातार चल रही थीं। उनको तोड़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम कार्य किए। उसके बाद में बहुत सारी पार्टियों ने भी काम किए हैं। ऐसा भी कहना बेमानी होगा कि किसी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, काम किए।
लेकिन क्या वाकई में जिस तरह से जो आपके बयानों में आ रहा है कि आपने दिल्ली में जिस तरह का काम किया, वो पंजाब में आप नहीं कर पा रहे, कहीं न कहीं आपका यह फेलियर है कि जो एजुकेशन की बात आपने जहाँ से शुरुआत की थी, हर चीज़ का जो है रास्ता स्कूल का बस्ता, जो इस तरह से अभी हमारे जनसुराज के एक आए हैं, नए-नए, पीके साहब, प्रशांत किशोर, उनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री बना देते हैं। जिस पर हाथ रख देते हैं वह प्रधानमंत्री बन जाता है, जिसके साथ चल देते हैं वह मुख्यमंत्री बन जाता है और जिसके साथ बैठ जाते हैं तो सांसद-वांसद तो हो ही जाता है। प्रशांत किशोर के बारे में, हालाँकि अब वो कितना अपने आप को, अपनी पार्टी को आगे ले जा पाते हैं, ये तो आने वाले समय में जो है पता चलेगा, लेकिन वो ठीक आपके रास्ते पर ही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं अब केजरीवाल जो है वहाँ द्वितीय आ गए हैं बिहार के अंदर। आप शिक्षा का जो रास्ता था, जिससे लोग जुड़ रहे थे लगातार, गरीब भी जुड़ रहा था, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे थे और लोगों को बड़ा पसंद आ रहा था कि बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। एजुकेशन बिल्कुल फ्री, महिलाओं के लिए आपने जो किया उसकी भी तारीफ हो रही थी। दिल्ली के अंदर जो जन समस्याएं थी उनको भी आप दूर करने का प्रयास कर रहे थे कि शिक्षा, चिकित्सा और यात्रा तो फ्री ही होनी चाहिए, क्योंकि इस पर सभी का हक है। इसी के लिए तो आजादी हमको मिली है। भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप यह लगा रही है कि आप फ्री बांटते जा रहे हो, लुटा रहे हो, देश बर्बाद कर दोगे। आपने दिल्ली बर्बाद कर दी है, आपने पंजाब बर्बाद कर दिया है। कितना सहमत हैं और भाजपा की इस बात को कैसे आप जो है गलत ठहराएंगे? जी। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका केशव पंडित जी। जब 2014 के टाइम में बीजेपी सत्ता में आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो मैं एक छोटे लफ्ज में कहूंगा, हमारे देश के ऊपर 64 रुपये कर्जा था, 64। आज वो जो 64 कर्जा था उसका पिछला टर्नओवर देखिए, 50 साल 40 साल राज करने के बाद 64 रुपये कर्जा हुआ। और आज देश के ऊपर 175 पैसे, 1 रुपया 75 पैसे कर्जा है। वो कर्जा कैसे हो गया? शिक्षा तो दिल्ली और पंजाब में ही फ्री दी गई है, तो वो वैसे बाकी का कर्जा कैसे हो गया? उसके ऊपर भी तो मतलब संज्ञान लेना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए ना जी। अगर एक बच्चे को पढ़ाने से आप समझते हैं कि कर्जा होता है, तो मैं कह रहा हूं वो सरकार आनी ही नहीं चाहिए। कि शिक्षा क्या है? शिक्षा हमारी एक ताकत है, वो ताकत है जो एक ताकतवर हथियार से भी बड़ी है। आप ये बात सुनिए, ये जो जितने भी लीडर हैं इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? विदेशों में। हमारे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर। आज सरकारी स्कूल फेल कर कर इन्होंने प्राइवेट स्कूल कामयाब कर दिए। जो सरकारी स्कूल में 80,000 या 60,000 रुपया सैलरी लेने वाला टीचर है, क्या वो निकम्मा है? एक प्राइवेट स्कूल में 8,000 10,000 सैलरी लेने वाली टीचर मेरी बहन है, वो बच्चों को पढ़ा रही है, तो इसका मतलब उसकी काबिलियत ज्यादा होगी। हम बटे कहां हैं? हमें बांटा गया है, हमारे दिमाग को मैनिपुलेट किया गया है कि नहीं जी सरकारी तो अच्छा है, प्राइवेट गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि मेरा गांव पंडोगा है, डिस्ट्रिक्ट उन्ना है, हरोली विधानसभा से बिलोंग करता हूं मैं। हम लोग इसी स्कूल में पढ़े हैं और ज्यादा पढ़े भी नहीं। कारण क्या रहा? परिस्थितियां ऐसी रही, गरीबी का दौर था, पर लेकिन जितना भी उन टीचरों ने पढ़ाया है बड़े मांस मारो इज्जत के साथ। आज तो अगर टीचर किसी बच्चे को एक चपेड़ मारता है, घर वाले पहुंच जाते हैं, तो हमारे खुद वो मतलब कुट उठ के लाल कर देते थे। आज भी अगर वो टीचर किसी भी वर्ग से हैं, एससी वर्ग से भी है, ब्राह्मण वर्ग से भी है, राजपूत वर्ग से भी है, हमें आज भी मिलते हैं, चाहे एससी वर्ग से हो जो कोई हो, हम उनके 5 छूते हैं, सम्मान देते हैं उनको। ये चीज किसने सिखाई? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिखाई। अब शिक्षा की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी की सेम एक ही एजेंसी है, दोनों में फर्क कोई नहीं है, लेकिन हिमाचल की जनता और हिंदू किसान की जनता इनको समझ नहीं पा रही है। वो समझ रही है, इन लोगों ने उनके हाथ से रोटी इतनी दूर कर दिया कि वो रोटी कमाने में ही सिर्फ व्यस्त है। वो जब वोट होती है लास्ट में 5 दिन सोचती है, ये देखते हैं भीड़ किसके पास ज्यादा है, उसको वोट डाल देते हैं। ना समझी जो झूठ है, जो वोटर है वो बिल्कुल ना समझे, वो भीड़ की तरफ हो जाता है। होना क्या चाहिए? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनकी सोर्सेस उनके पास है नहीं, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, उन खर्चों को पूरा करने में पूरा दिन 24 घंटे व्यस्त है।
अब हिमाचल में क्या हुआ है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के बाबी मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है, जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं। यूपी के अंदर आदित्यनाथ योगी जी, बाबा जी की सरकार है, वहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं। काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना, अलग तो नहीं कर रहे हैं। फिर इसमें क्या होगा, ये इस चीज को लेके चले हैं कि मैंने राज किया, मेरी अगली पीढ़ी राज करेगी। लोगों को शिक्षा से दूर रखेंगे, लोग सिर्फ इसलिए जिंदा रखेंगे, उतना देंगे इनको कि जिंदा रहे, वोट डालने वाले दिन आए हमें वोट डाल दे। विचारिक तौर पर जो वोटर है वो कन्वे ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा मैं कहां जाऊंगा। ना तो उसको रोजगार देना चाहते हैं, ना उसको काम करने देना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी काम है। आपको मैं एक बड़ी बात बता दूं, आपके चैनल से मेरे मन में एक शंका है। एक ट्रांसपोर्ट है सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये जो व्हीकल है ना, इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये व्हीकल इतने महंगे थोड़ी थे। जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने सारी कंपनी को बुलाया, बिठाया, व्हीकलों के रेट उठा दिए। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, एक टाटा की 10 टरी गाड़ी आती है, जितना रेट उसका 2015 में था, मान लो आज उससे डबल रेट से ऊपर है। अगर 15 मॉडल गाड़ी को और आज 25 मॉडल गाड़ी को आप खड़ा करके दोनों का कंपैरिजन करेंगे ना, उसमें ना तो ये है कि जो आज 32 लाख वाली गाड़ी है कि उसकी एवरेज 8 की हो गई है, या उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अप हो गई है, कुछ ऐसा नहीं है खास, कोई ऐसा खास नहीं है। उसको टेक्नोलॉजी में इतना गंदा कर दिया है कि आपने देखा होगा, किसी चैनल ने नहीं आज तक बोला, मेरे को दुख की बात है, ट्रांसपोर्ट चैनल में किसी ने नहीं बोला, नई गाड़ियों को आग लगती जा रही है, खड़ी है गाड़ी आग लगी। आपने ऐसे केस बहुत देखे होंगे रोडों के ऊपर, क्या है वो? एक सवाल है जो शायद बहुत कम नेताओं से किया जाता है। सवाल यह है कि इस देश की आजादी किसने जो है दिलवाई? इस देश के अंदर 70% जो पत्रकार थे उन्होंने आजादी दिलवाई। इस देश को 5 प्रधानमंत्री भी पत्रकारिता ने ही दिए हैं। इस देश का संविधान निर्माता भी एक पत्रकार ही था। इस देश में करेंसी के ऊपर जिसकी फोटो है वो भी एक पत्रकार है, महात्मा गांधी। इस देश के अंदर देश का प्रथम राष्ट्रपति वह भी एक पत्रकार ही था। पत्रकार शहीद आजम भगत सिंह, यदि हम कहें, दैनिक सैनिक में लेख लिखते थे, तमाम अखबार थे उनमें लेख लिखते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड वीकली, फॉरवर्ड, स्वराज, उसके बाद आजाद हिंद रेडियो ही स्थापित कर दिया था। देश का पहला एकमात्र स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके संस्थापक थे फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनसे लेकर के तमाम सभी पत्रकार थे। संविधान भी इस देश को एक पत्रकार ने ही दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा शोषण भी पत्रकारों का हुआ। आखिरी जो पत्रकार थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, वह अंतिम पत्रकार जो है प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। उसके बाद कोई भी पत्रकार प्रधानमंत्री नहीं बना, बड़े पदों पर नहीं गया। पत्रकारों के लिए इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। पत्रकार शब्द जैसा शब्द ही संविधान में नहीं है। सबसे ज्यादा शोषण यदि किसी का हुआ है वह पत्रकारों का हुआ है। पत्रकार कितने शहीद हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से एक पत्रकार दुश्मन पैदा करता है। मतलब आपके जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ समाचार छाप करके, खबर चला करके, उनके खिलाफ मुद्दा उठा करके वह दुश्मनी पत्रकार मोल ले लेता है फ्री में। उसके लिए कुछ भी नहीं उसको मिलता है, कल को वो मार दिया जाता है। पूरे देश में हर साल हजारों पत्रकारों की हत्याएं होती हैं, लेकिन एक भी पत्रकार को शहीद का दर्जा नहीं, एक भी पत्रकार के लिए कोई मुआवजा नहीं, एक भी पत्रकार को कोई राजकीय सम्मान नहीं। क्या वाकई में पत्रकारों के साथ सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, जिसको लेकर के 78 वर्षों में कभी किसी ने सोचा ही नहीं? मतलब पत्रकार इस देश में सिर्फ केवल इस चीज के लिए पैदा होता है कि आएगा, आवाज उठाएगा, माइक लेकर के आएगा, कोई कलम लेकर के आएगा, लिखेगा, चलता बनेगा, सरकार बन गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाहर धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। पत्रकारों का शोषण कितना हुआ? पत्रकारों ने इस देश को क्या दिया? आजादी दी, देश दिया, संविधान दिया, सब कुछ तो दिया। पत्रकारों के लिए कभी कोई प्रधानमंत्री, कभी कोई मुख्यमंत्री क्यों अच्छा और बड़ा कानून लेके नहीं आता? क्या पत्रकारों के परिवार नहीं है? क्या उनका वेतन भी नहीं है? वो तो 10 पैसे किसी से खबर के नाम पर भी नहीं ले सकते हैं। वकील ले सकता है फीस के नाम पर, डॉक्टर ले सकता है फीस के नाम पर, लेकिन पत्रकार नहीं ले सकता। और पत्रकार को कितनी सुरक्षा मिलती है, उनके परिवारों का कितना ख्याल रखा जाता है, और उनके ऊपर बेबुनियाद झूठे आरोपों में फंसा करके उनको जेल भेज दिया जाता है। उसके लिए उनको कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं है और कोई भी सरकार उनका साथ नहीं देती है, ना ही पक्ष ना विपक्ष। पत्रकारों का दोहन और शोषण कब तक चलेगा? क्या उसके लिए भी आम आदमी पार्टी में कोई जगह है? क्या एक पार्टी जो अपने आप को कहती है कि किसी के साथ हम गलत नहीं होने देंगे? जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया है।
पत्रकारिता और पत्रकार, मीडिया, ये देश की तीसरी आंख है, जिन्होंने हमेशा अन्याय के बरखिलाफ आवाज उठाई है। जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, पत्रकार कौन है? उनके अंदर देश की भावना है, देश के प्रति प्यार है, लोगों के प्रति हमदर्दी है, तभी तो वो जाके लाखों हजारों करोड़ों में खड़ जाते हैं, निडर होके बोलते हैं। भगत सिंह जी कौन थे? क्रांतिकारी थे। आज दिन तक क्या उन्हें खिताब दे दिया इन सरकारों ने शहीद आजम का? जो आदमी देश के हित की बात करेगा उसके लिए जेल है, फांसी है, सारे कानून उससे उल्ट हो जाएंगे। जिस देश का दुर्भाग्य रहा है, कोई भी सरकार आई है, अगर आप आज एक बात आम आदमी पार्टी की तरफ लेके चलते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आम आदमी पार्टी उस तय तक नहीं पहुंची है जिस तय तक आप उम्मीद करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जिस समय उस तय तक पहुंचेंगे, उस शिखर तक पहुंचेंगे, तो ये चीज खत्म होगी। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर से मैं कहता हूं, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते मैं कहता हूं कि बिल्कुल आपने जो बोला वो सच्चाई बोली है, सच बोला है, दर्द बोला है। आपका जो दर्द है वो मैं महसूस कर सकता हूं, लेकिन बांट नहीं सकता। मेरी बदकिस्मती है। क्या आपने आम आदमी पार्टी के अलावा कभी नेशनल पार्टियों के सामने भी जो सवाल किया? मीडिया ने नहीं किया। बहुत से मीडिया वाले बहुत अच्छा इस देश को कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे मीडिया वाले भी है कि अभी पाकिस्तान के अंदर फौजें इंडिया की बड़ी नहीं, उन्होंने तो कह दिया पाकिस्तान फतेह कर लिया, हमने पाकिस्तान जीत चुके हैं, रावलपिंडी खत्म हो गया, इस्लामाबाद खत्म हो गया। मतलब कहने का हर आदमी का अपना अपना एक मकसद है कि मैंने अपने देश के साथ कितनी अपनी ईमानदारी रखनी है, कितनी ईमानदारी रखनी है। यही तो एक लड़ाई है, समस्या है। शीशे के अंदर, महलों के अंदर बैठकर कहते हैं कि हम देश को चला रहे हैं। देश को वो नहीं चला रहे हैं, वो तो देश के ऊपर कर्जा कर रहे हैं। देश को चला रहा है पत्रकार, चला रहा है। अगर ये पत्रकार ना होता तो आज की डेट में ये देश शायद दोबारा गुलाम हो जाता। भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं जिन पर नजर बनी हुई है। जनता देख भी रही है कि आने वाले समय में विपक्ष का चेहरा कौन होगा। उसमें आम आदमी पार्टी भी थी, तृणमूल कांग्रेस भी है, लोग अन्य पार्टियों को भी देखते हैं, अखिलेश यादव को भी देखते हैं। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए, उससे जनता को उम्मीद तो जगी ही थी। हालांकि एक बल मिला था आपके खिलाफ, एक शराब का और ईडी का, ये तमाम तरह की जो चीजें की गई और जो चीजें हुई हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में ज्यादती बहुत ज्यादा की गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ? क्योंकि आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पूरे जीवन भर कांग्रेस पर लगाती रही कि कांग्रेस ने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया। तो जो जेल में असल में जाने चाहिए थे, क्या उनको भेज नहीं पाए? उसका गुस्सा अरविंद केजरीवाल जी पर निकाला गया, क्योंकि उनको थी राजनीति ही जुम्मा जुम्मा 4 दिन बीते थे। तो आम आदमी पार्टी को इतने पीछे से क्यों पड़ गए? कांग्रेस के तो पीछे कभी पड़े नहीं इतना। कांग्रेस के तो कम से कम 500 घोटाले प्रधानमंत्री जी ने खुद गिनवाए कि भाई इतने घोटाले हैं। एक भी घोटाले में राहुल गांधी जी को अंदर नहीं किया, मनमोहन जी थे, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा। तो किसी पर इल्जाम तो लगाते रहते हैं, लेकिन कभी सदन में कभी वो कागज वागज प्रस्तुत नहीं किए। अभी कैसे आप देखते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल इतना खलने लग गए थे जो सत्ता को हाथ डालना पड़ा? जैसा कि आम आदमी पार्टी कहती है कि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर हमें समाप्त करना चाहते हैं। जी जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी पोस्ट से नौकरी छोड़ी है, दुनिया जानती है। और मोदी जी ने कौन सी नौकरी छोड़ी है देश के लिए? पहला सवाल। आपके सवाल के साथ एक जवाब देगा कि मोदी जी ने देश के लिए कौन सी नौकरी छोड़ी है, वो कौन से रैंक में हैं, उनके बारे में अरविंद केजरीवाल जी के मेरे को लग रहा है कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आज चौथी पास राजा अपनी डिग्री लुको के बैठा है, किससे लुको के बैठा है? एक क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल से अपनी डिग्री लुको के बैठा है। आप मेरे को बोलो कि राज ठाकुर जी, मैं हिमाचल में आया हूं, आपकी एजुकेशन कितनी है? मान लो इन्होंने कह दिया कि राज ठाकुर की एजुकेशन तो बीए है, तो आप मेरे को बोलो कि आपकी जो बीए वाली डिग्री है, मैं कहूंगा मैंने तो बीए किया नहीं है।
मेरे पास तो अंडर मैट्रिक 8th की डिग्री है, तो मेरे को शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं अपने बक्से से ऐसे हाथ डालूं जहां डिग्री पड़ी है, मेरी सर्टिफिकेट पड़ा है, उसको दिखाने में हिजात क्या है? पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है, क्या देश को पढ़े लिखे लोग चला सकते हैं? जो कम पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या उनका तजर्बा नहीं है? उनके पास भी तजर्बा है। देश की सेवा तो करने के लिए ये नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है, कम पढ़ा लिखा भी नहीं कर रहा। आज अगर देश की तरक्की में हाथ है, किसका सबसे ज्यादा हाथ? हमारी आर्मी और हमारे ट्रांसपोर्टर ड्राइवर। कितने पढ़े लिखे हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? जितना तिरस्कार पत्रकार बंधुओं का हुआ है, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा तिरस्कार ट्रांसपोर्टरों का हुआ है। इन्होंने दिया क्या है? 70 साल में दिया क्या लोगों को? बातें दी है। नहीं, मेरा सवाल अलग था। मेरा सवाल यह था आपसे कि इस देश के अंदर कांग्रेस के पीछे इतना भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के 2025 तक 11 वर्ष हो गए हैं, नहीं पीछे पड़ी। आम आदमी पार्टी उनके लिए क्या वाकई में बड़ी चुनौती बन गई थी? जी, इसी बात पे आ रहा हूं। आपका दुश्मन कौन है? जब कांग्रेस हर स्टेट में हार रही है, पीछे बैक पे जा रही है, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो दुश्मन कौन हुआ? दुश्मन तो अरविंद केजरीवाल हुआ ना, उनकी टीम हुई, उनके नेशनल लीडर हुए। अब दुश्मन जब वो है तो मुकदमे किसके ऊपर डालने हैं? ऑटोमेटिक उनके ऊपर डालना है, उनको ही जेल भेजना है कि कहीं हमारी सत्ता को, हमारी कुर्सी को जो हिला ना दे। माहौल बन गया, मूवमेंट बन गई हर तरह से। अब पीछे सत्येंद्र जैन जी को उन्होंने अंदर किया, उसका भी आपने नतीजा देख लिया। उनके कैरियर को तपा किया, डैमेज करने के बाद उनकी बेटी के घर शादी थी, 2 दिन हुए, तीसरे दिन वहां बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े पत्रकार बंधु सब आए। अच्छा, ये जो अभी 30 दिन वाला जो अभी एक बिल पास हुआ है, 130वां संशोधन किया गया है संविधान के अंदर, उसमें कहा गया कि यदि कोई 30 दिन तक ईडी सीबीआई की कस्टडी में रहता है या पुलिस की कस्टडी में रहता है, तो वह अपने आप जो है यदि त्यागपत्र नहीं देता है, जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, तो अपने आप ही बाहर हो जाएगा, सत्ता से बाहर हो जाएगा। इस बिल को कैसे देखते हैं? किसके लिए बिल आया है? विरोध तो सभी कर रहे हैं। क्या इसका खामियाजा भाजपा को आने वाले समय में नहीं भुगतना पड़ेगा? क्योंकि सत्ता हमेशा तो रहती नहीं है, जैसा ओवैसी जी ने भी कहा था। कैसे आप देखते हैं कि इस बिल को अभी लाने की जरूरत क्या थी? इतनी जल्दबाजी में बिल लाया गया, समझ में नहीं आया क्यों लाया गया। जो बनाने वाले हैं शायद उनको कुछ ज्यादा समझ हो, लेकिन फ्यूचर क्या आपको दिख रहा है? किस लिए लाया गया है? क्या भाजपा को ऐसा डर सता रहा है? जी, भाजपा को साफ डर दिखाई दे रहा है। वो जो बिल को पूरा इंप्लीमेंट आम आदमी पार्टी के ऊपर करेगी। ईडी उनकी है, सीबीआई उनकी है, केस बनवाना उनके सज्जे हाथ का काम है, राइट हैंड का काम है। केस बनवाने में क्या टाइम लगेगा? आप मेरे ऊपर बनवा दो यहां बैठ के। उनके अफसर आएंगे, मेरे घर में सामान रख देंगे, मेरे को पकड़ देंगे, मेरे को साबित कर देंगे, मेरे घर में कितना पिटा जाएगा, मेरे को अंदर डाल देंगे, मैं अपने आप उनके रास्ते से परे चल गया। अगर ईमानदारी के साथ, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को अगर 145 करोड़ जनता को साक्षी मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी को अगर वो साक्षी उनके संविधान को मानते हैं, लेकिन वो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को साक्षी नहीं मानते हैं, ये भी आपको पता है। सबसे ज्यादा जो उनके गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया है। अगर उस ईमानदारी से अगर ये बिल पास होएगा तो बीजेपी के लीडर भी अंदर जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये होगा उसके ऊपर ही लागू जो बीजेपी को हराने की, बीजेपी को मुकाबला करने की बात करेगा। ऐसे ही आगे पहले भी तो ऐसे ही होता आ रहा है, कोई भी कानून ले उसमें ऐसा ही तो हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पैर जमा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोग लगातार जो है, यूथ भी जुड़ रहा है। कांग्रेस के आने वाले समय में शायद भारतीय जनता पार्टी की भी तमाम नेता शामिल होने की भी संभावना है। जो कैसे आप देखते हैं कि आने वाले समय में आपको कितना समय लगेगा हिमाचल के अंदर जमने के लिए? क्योंकि यहाँ ना तो हिंदू मुस्लिम है, ना तो यहाँ जातिवाद है, और वैसे भी आप कुछ करते नहीं हैं। तो यहाँ पर कौन से बड़े मुद्दे आपके लिए होंगे जो चुनौतीपूर्ण हैं, जोखिम से भी भरे हैं, जिनमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी अथवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी भी हाथ नहीं डाला? जी देखिए, जो सामाजिक मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, वो किसानों का मुद्दा है। आज किसान हिमाचल का फसल उगाता है, उसे बेचने पंजाब में जाना पड़ता है।
पंजाब उसके ऊपर एमएसपी देता है। जहां के ऊपर एफसीआई के गोडाउन बने हैं, लोगों से आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले फसल तो ले ली गई है, लेकिन वो किसान को भाग्य विदाता, किसान को भाग्य विदाता कहते हैं, उस भाग्य विदाता को आज तक सरकारी खाते से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा? एक सैलरी लेने वाला तो हर महीने सैलरी ले रहा है, एक किसान ने उस अनाज दिया सरकार को, इनसे कांग्रेस सरकार से अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। बहुत मुद्दे हैं। आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है हर इलेक्शन में, लेकिन उसका समस्या का हल नहीं होता है। आवारा गौओं का जो मुद्दा है, देखिए गौ हमारी माता है, इस आड़ में बीजेपी पार्टी ने पूरा खेल खेला है। लेकिन ये भी मेरे को बताते हुए, इनकी काली करतूत बताते हुए मैं आपके सामने, आपके चैनल के सामने लाता हूं, जब से 2014 से बीजेपी बनी है, गौओं के मांस के बीफ के काम में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे आ गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। तो इन्होंने गौ माता की कहां सेवा की है? गौ माता के नाम से गौ टैक्स में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें ये टैक्स इसलिए है, ये टैक्स इसलिए है, टैक्स लिया जाता है। तो देश गुमराह हो रहा है, देश तो गुमराह हो रहा ना। ये तो अब हिमाचल प्रदेश की आने वाले समय इलेक्शन में हिमाचल की जनता को फिक्र होनी चाहिए। ये आंकड़ा मेरे पास तो नहीं, मैंने भी आंकड़ा लिया है। दूसरे नंबर पे बीफ के कारोबार में आज हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। वो कौन करवा रहा है? सेंटर में बीजेपी है। और कर कौन रहे हैं? ये भी मेरे को बताते हुए बड़ी शर्म आती है। कर कौन रहे हैं? मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हिंदू ही कर रहे हैं। तो हमारे साथ में राज ठाकुर साहब थे, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी वीर सावरकर को लेकर के चल रही है। हालांकि वीर सावरकर जी, आपको बता दूं कि नास्तिक थे। वीर सावरकर जी गौ माता की भी जो तुलना है वो आप पशुओं से करते थे, गधे और बंदर से। दूध देने वाली ना रहे तो खाने का भी समर्थन करते थे। हिंदू राष्ट्र में आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे लीडर, ऐसे लोग, उनको वो उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जहां डॉक्टर अंबेडकर की बातचीत हो रही है, भगत सिंह की बातचीत हो रही है कि शिक्षा भी बहुत जरूरी है और देशभक्ति भी बहुत जरूरी है। राष्ट्र का उत्थान तभी हो पाएगा। राष्ट्र के नागरिकों में आप जो है दोहरी नागरिकता मानते हैं, किसी को बाहरी आप बोल देते हैं, किसी पर आप जो है इल्जाम लगा देते हैं, ये सब बंद होना ही चाहिए। भारतीय संविधान को मानने का सीधा अर्थ है कि आप वाकई में देशभक्त हैं, यदि आप संविधान मानते हैं। लेकिन आप संविधान नहीं मानते हैं तो आप तमाम तरह के सवाल जो है करेंगे। कोई एक व्यक्ति एक अपराध करता है, आप उसको लेकर के सवाल जवाब करने लगते हैं। भाजपा के समर्थक कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन तमाम इस देश के अंदर वो भी पार्टियां हैं जो स्थानीय पार्टी बनी और उसके बाद में राष्ट्रीय पार्टियों तक का उन्होंने सफर तय किया। ऐसी बहुत कम पार्टी हैं, जिनमें बहुजन समाज पार्टी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी भी शामिल है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और चलते चलते राज ठाकुर साहब, आपका फिर से एक बार जो है आभार, धन्यवाद एटीवी न्यूज चैनल पर आने के लिए और बात रखने के लिए, क्योंकि आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। ठीक वैसे ही आपने बातचीत रखी, जैसे अरविंद केजरीवाल और उनके सिपाहियों को ऐसा बोला जाता है कि आप यदि आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं तो आपको हर सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें देश के प्रति अवगत करवाया। जय हिंद, वंदे मातरम। हो गया? ओके।